दोस्तों, आपका स्वागत है माही डायग्नोस्टिक के वीडियो चैनल पर। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट में टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर का क्या रोल है। दोस्तों, मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 25 ईयर्स एट लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट में टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर का महत्व क्या है। तो आपके जानने वालों में, आपके परिवार में अगर कोई इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रसित है और मेल इनफर्टिलिटी की वजह से समस्या हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उनके साथ साझा करें। इस पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे और आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि टेस्टिस का रोल फर्टिलिटी में क्या होता है, और अगर कोई समस्या होती है तो इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में टेस्टिस अल्ट्रासाउंड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, किन किन परिस्थितियों में टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए, इस जांच में लगभग कितना समय लगता है और इसके लिए क्या कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत होती है, अल्ट्रासाउंड करते समय क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं, क्या क्या बीमारियां इससे डिटेक्ट की जा सकती हैं, और अगर बीमारियां निकल करके आती हैं तो संक्षेप में हम यह भी बताएंगे कि क्या उनका मैनेजमेंट संभव है, क्या क्या उसका इलाज संभव है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस पुरुष जननांग, मेल जेनाइटल्स ऑर्गन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक तो यह स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यौन विकास और मर्दानगी के लिए आवश्यक होता है। साथ ही यह स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। अगर टेस्टिस में कोई बीमारी होती है, जैसे कि हाइपोगोनेडिज्म, मतलब कि अगर छोटा है या टेस्टिस छोटा है या स्पर्म का टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तो इसे हाइपोगोनेडिज्म की समस्या कहते हैं। इससे स्पर्म की गुणवत्ता, उनकी मात्रा, उनके नंबर और प्रकार, मॉर्फोलॉजी सभी पर फर्क पड़ता है, जिससे कि फर्टिलिटी प्रभावित होती है और इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर का उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो सबसे पहले ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया, मतलब सीमेन की जांच की गई, उसमें स्पर्म की संख्या या तो कम आ रही है या नील आ रही है। इस परिस्थिति को ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इसमें भी टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। साथ ही वेरिकोसील की समस्या, टेस्टिस के आसपास नसों के में सूजन होती है, अगर यह समस्या है, इसमें भी टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर टेस्टिस में सूजन आ रही है, तो सूजन के साथ साथ बुखार आ रहा है, इसमें भी टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए, यह पता लगाने के लिए कि खाली इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस में सूजन आ रही है या टेस्टिकुलर टॉर्सन तो नहीं हो गया है, उसकी नसों में घुमाव तो नहीं आ गया, ऐंठन तो नहीं आ गई है जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई रुक रही है। साथ ही अगर टेस्टिकुलर ट्यूमर का शक होता है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड का महत्वपूर्ण रोल होता है। वेरिकोसील एक आम स्थिति होती है, जो कि सामान्यतया लेफ्ट साइड में या बाईं तरफ पाई जाती है, दाहिनी तरफ भी होती है। इसमें क्या होता है कि टेस्टिस के आसपास की नसों में सूजन हो जाती है, उसके वाल्व में दिक्कत होती है, जिससे कि रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, और स्टैसिस होती है, जिससे क्या होता है कि अमूमन टेस्टिस का टेम्परेचर बाकी शरीर के टेम्परेचर या तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है। लेकिन वेरिकोसील की समस्या में ब्लड इकट्ठा होने की वजह से, स्टैसिस होने की वजह से टेस्टिस का तापमान बढ़ जाता है, और इससे स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, और स्पर्म की गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में, उनके नंबर में फर्क पड़ता है, जिससे कि इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर की मदद से हम वेरिकोसील की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। यह पता लगाते हैं कि वेरिकोसील कहां से कहां तक फैली हुई है, इसकी ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग करने से हमें यह मदद मिलती है कि क्या वेरिकोसील का इलाज केवल दवाइयों से और बाकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हो जाएगा, या सर्जरी की आवश्यकता है। अगर ज्यादा ग्रेड की वेरिकोसील होती है तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे कि इनफर्टिलिटी में सुधार आ सकता है और स्पर्म की गुणवत्ता में और नंबर में सुधार आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि लगभग कितना समय लगता है इस जांच में, और यह जांच कैसे की जाती है, और हम लोग क्या क्या चीजें इसमें देखते हैं। अल्ट्रासाउंड टेस्टिस की जांच में और कलर डॉपलर की जांच में लगभग 15 से लेकर के 30 मिनट का समय लगता है। इसमें मरीज को लिटाया जाता है। लिटाने के बाद पार्ट को एक्सपोज करके एक हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, जिसकी मदद से टेस्टिस अल्ट्रासाउंड करते हैं। टेस्टिस पर अल्ट्रासाउंड जेली लगा करके प्रोब को फिराया जाता है। फिराने के बाद स्क्रीन पर, मॉनिटर पर
अल्ट्रासाउंड की इमेजेस देखते हैं। इमेजेस में हम लोग क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर देखते हैं कि उसका आकार क्या है, साइज क्या है, उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, साथ ही उसकी इकोजेनिसिटी देखते हैं, इको टेक्सचर देखते हैं, कोई असामान्यता तो नहीं है। इकोजेनिसिटी में थोड़ा सा हम बता दें कि अगर हाइपोइकोइक लीजन होता है, मतलब वो ज्यादा काला होता है, तो उसको हाइपोइकोइक कहते हैं। अगर ब्राइटर एरियाज होते हैं, ज्यादा व्हाइट होते हैं अल्ट्रासाउंड पर, तो उसको हाइपर इकोइक कहते हैं। तो नॉर्मल इको टेक्सचर से अगर डिफरेंट इको टेक्सचर अल्ट्रासाउंड का पाया जाता है तो यह बीमारी का संकेत होता है। इसके साथ ही हम लोग कलर डॉपलर भी करते हैं। कलर डॉपलर मुख्यतया वैरिकोसील के एग्जामिनेशन में सहायक होता है, उसकी ग्रेडिंग में मददगार होता है। या देखते हैं कि लो ग्रेड की वैरिकोसील है या हाई ग्रेड की वैरिकोसील है। साथ ही टेस्टिस और उसके आसपास एपिडिडमिस में अगर वैस्कुलरिटी बढ़ी हुई होती है तो वह संकेत होता है इन्फेक्शन का। अगर वैस्कुलरिटी कम हुई होती है, काफी कम हुई होती है या नहीं के बराबर वैस्कुलरिटी होती है, तो टेस्टिकुलर टॉर्शन या टेस्टिस के घूमने की या ऐंठन की समस्या से ग्रसित हो सकता है। साथ ही हम लोग यह भी ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्टिस के आसपास कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है, जिसको कि हाइड्रोसील की समस्या कहते हैं। या पानी के अलावा कभी कभी पस या ब्लड भी इकट्ठा हो सकता है। चोट लगने की स्थिति में टेस्टिस के आसपास ब्लड भी जमा हो सकता है, जिसको कि हेमेटोसील की स्थिति कहा जाता है। तो यह सब चीजें भी फर्टिलिटी को प्रभावित करती हैं और इससे इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। कभी कभी हम यह भी ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्टिस अपनी जगह पर न होकर के अनडिसेंडेड टेस्टिस है, मतलब टेस्टिस स्क्रोटल सैक में, शरीर के बाहर जिस तरह से होता है वहां न होकर के इंग्वाइनल रीजन में होता है और इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी होता है। अक्सर यह स्थिति बच्चों में डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन कभी कभी एडल्ट एज में आकर भी हम लोग ये इस स्थिति को देखते हैं। तो अगर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है तो वह लगभग नहीं के बराबर काम करता है और उसकी कार्य क्षमता प्रभावित रहती है। तो अब अगर ये परेशानियां निकल करके आई हैं तो क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है? अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी है, मतलब टेस्टिस बहुत छोटा हो गया है, तो उसमें कुछ खास इलाज प्रभावी नहीं होता है। अगर वैरिकोसील की समस्या है, लो ग्रेड वैरिकोसील है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके ही फायदा हो जाता है। लेकिन अगर हाई ग्रेड वैरिकोसील है तो उसमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, जिससे कि ऑपरेशन के बाद स्पर्म की संख्या, उसके प्रकार, आकार और मॉर्फोलॉजी पर फर्क पड़ता है और सुधार आता है और इनफर्टिलिटी में भी मैनेजमेंट में सहायक होता है। अगर कोई ट्यूमर निकल करके आता है तो उस ट्यूमर का ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, साथ में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। हिमेटोसील, पायोसील और हाइड्रोसील, मतलब टेस्टिस के आसपास अगर कोई फ्लूइड इकट्ठा है तो उसके भी ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन है, एपिडिडमिस में कोई टेस्टिस के आसपास एपिडिडमिस होता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो उसको दवाइयों से ही, एंटीबायोटिक से उसका इलाज किया जाता है। अगर टॉर्शन की समस्या है तो यह एक इमरजेंसी होती है और इसमें तुरंत जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की सलाह दी जाती है टेस्टिस को बचाने के लिए। अब किन किन परिस्थितियों में हम लोग करते हैं टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड? अगर ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है, मतलब स्पर्म की संख्या कम है या नगण्य है, साथ ही टेस्टिस में कोई सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, टेस्टिस का आकार छोटा है, पेन हो रहा है, बुखार है, साथ में टेस्टिस के आसपास पानी भरा हुआ है, इन परिस्थितियों में टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। परेशानी निकलने के बाद उसके हिसाब से उसका इलाज बताया जाता है। कुछ केसेस में कंजर्वेटिव या एंटीबायोटिक से मैनेज हो जाता है। कुछ केसेस में, जैसे कि अगर ट्यूमर है, वैरिकोसील है या टेस्टिकुलर टॉर्शन है, तो ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो थोड़ा सा हम इसको समराइज कर दें। सबसे पहले तो टेस्टिस एक पुरुष जननांग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन। टेस्टिस अल्ट्रासाउंड की मदद से हम यह देख सकते हैं कि टेस्टिस का साइज क्या है, उसकी वैस्कुलरिटी ठीक है, उसके आसपास नसों में कोई सूजन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूमर कैंसर तो नहीं है, टेस्टिस के आसपास कोई द्रव्य तो नहीं इकट्ठा है, कोई पानी तो नहीं इकट्ठा है, जिसको कि हाइड्रोसील, हेमेटोसील या पायोसील की कंडीशन कहते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर, उसका रोल इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।